कविता की शादी एक बेहद ही गरीब परिवार में हो जाती है, जिनके पास एक झोपड़ी होती है, फटे पुराने कपड़े और खाने के लाले पड़े रहते हैं। पहले ही दिन कविता जब अपने ससुराल आती है तो सबकी हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये लोग तो बहुत गरीब है। इससे अच्छा तो मेरा मायका ही था। कम से कम मेरी माँ घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी तो जमा कर लेती थी, लेकिन अब मैं यहाँ कैसे रहूंगी। कविता का पति उसके पास आता है और उसे दिलासा देता है। देखो कविता, मैं जानता हूँ कि तुम घर की हालत देखकर खुश नहीं हो, लेकिन मेरा यकीन करना, मैं तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। बस तुम हमारा साथ मत छोड़ना। पति की बातें सुनकर कविता को अच्छा लगता है और वो मन ही मन सोचती है, अब जो भी है जैसा भी है, यही मेरा परिवार है और मुझे इन लोगों का साथ देना ही होगा। हो सकता है हम साथ मिलकर इस परेशानी से निकल जाएं। हे भगवान, मदद करना। अगली सुबह कविता सुबह उठकर चाय बनाने के लिए दूध और चाय पत्ती ढूंढ रही होती है। तभी उसकी सास आती है। क्या हुआ बहू, क्या ढूंढ रही हो? मम्मी जी, मैं दूध और चाय ढूंढ रही हूँ। सब उठने वाले होंगे ना, सबके लिए चाय बना देती हूँ। नहीं बेटा, इस घर में कोई चाय नहीं पीता। असल में हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम हर रोज दूध और चाय पर खर्च कर सके। हम लोग तो सीधे खाना ही खाते हैं, वो भी नसीब हो जाए तो। अब तो कविता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने अपने ससुराल को गरीब सोचा था, लेकिन इतना भी नहीं सोचा था। लेकिन कविता क्या ही कर सकती थी। अच्छा मम्मी जी, कोई बात नहीं, मैं दिन के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। आप बता दीजिए क्या बनाना है। बेटा, वो तो मुझे भी नहीं पता। अब राजा बाहर जाएगा, कुछ काम करेगा, पैसे लाएगा, तब जाकर खाने का इंतजाम हो पाएगा। कविता का चेहरा उतर जाता है और वो मन ही मन सोचती है कि ऐसे कैसे काम चल पाएगा। कुछ देर बाद कविता की नंद बाहर से नाश्ता लेकर आती है। उसके हाथ में मंचूरियन, चाइनीज और सैंडविच होते हैं। ये देखकर कविता हैरान रह जाती है। भाभी, ये देखो मैं नाश्ते में क्या लाई हूँ, सैंडविच और मंचूरियन। आपको पसंद है ना? हाँ किरण, लेकिन ये सब तुम कहाँ से लाई? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम इतना सारा नाश्ता ले सके। फिर भी ये सब कहाँ से आया? वो भाभी, अस्पताल के सामने एक शिविर लगा है, वहाँ पर सबको फ्री में नाश्ता दे रहे थे, तो मैंने सोचा मैं आप सबके लिए ले आती हूँ, बस वहीं से लाई। वरना हमारे पास कहाँ इतने पैसे कि इतना अच्छा अच्छा खाना खा सके। कविता को अपनी नंद की बात पर विश्वास हो जाता है। रात में कविता अपने पति का इंतजार कर रही होती है। तभी देखती है कि एक तरफ ससुर जी दारू की बड़ी बोतल खोलकर पीने की तैयारी कर रही हैं। ये देखकर कविता हैरान हो जाती है। तभी उसका पति आ जाता है। ये लो मम्मी, 200 रुपए। भगवान का शुक्र है कि इतने तो मिले। एक काम करते हैं, दूध और ब्रेड खाकर ही सो जाते हैं, ताकि कुछ पैसे से कल दिन का खाना खा सके। कविता को बहुत हैरानी होती है कि एक तरफ वो लोग ब्रेड खाकर काम चला रहे हैं और दूसरी तरफ उसके ससुर जी इतनी महंगी दारू पी रहे हैं। उससे रहा नहीं जाता और वो अपने पति से कहती है, सुनिए, मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना, क्या बात है? हमारे घर में पैसों की इतनी तंगी है, हम दोनों टाइम पेट भर खाना भी नहीं खा सकते हैं, लेकिन पिताजी वो इतनी महंगी दारू पी रहे हैं। कैसे? उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे वो तो फ्री की दारू है। चुनाव आने वाले हैं ना, तो आसपास के नेता लोग हम गरीब लोगों को फ्री में देते रहते हैं ताकि हम उन्हें वोट दें, वरना हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम इतनी महंगी दारू खरीद सकें। कविता को अपने पति की बात पर विश्वास हो जाता है और वो मान लेती है कि उसके ससुर जी फ्री की दारू पी रहे हैं। कविता देखती है कि उसकी नंद कुछ ढूंढ रही है और बहुत परेशान है। क्या हुआ किरण, क्या ढूंढ रही हो? कुछ गुम हो गया है क्या? हाँ भाभी, मेरा एक इयररिंग गुम हो गया है, मिल ही नहीं रहा, सब जगह देख लिया। रुको, मैं ढूंढती हूँ। कविता भी किरण के साथ सभी जगह उसका इयररिंग ढूंढने लगती है, लेकिन वो देखती है कि किरण कुछ ज्यादा ही परेशान है। तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो?
वो सोने का था क्या? सोने का नहीं भाभी, डायमंड का था। अचानक से किरण के मुंह से डायमंड सुनकर कविता हैरान रह जाती है, लेकिन किरण बात को संभालते हुए कहती है, अरे भाभी, आप कैसी बातें करती हो? हमारे पास सोना या डायमंड कहाँ से आया? वो तो खोटा था, लेकिन मेरा फेवरेट था, इसीलिए बस मैं परेशान हूँ। कविता को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन फिर कविता खाने की तैयारी के बारे में सोचती है, लेकिन उसकी सास के पास पैसे नहीं होते हैं। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाना है? पैसे नहीं है बेटा, सारे पैसे खर्च हो गए। मुझे लगता है आज दिन में भूखा ही रहना पड़ेगा, और शाम को भी तेरा पति कुछ जमा कर लाएगा, तब जाकर खाने का इंतजाम होगा। अब तो कविता के सब्र का बांध टूट जाता है। लेकिन मम्मी जी, ऐसा कैसे चलेगा? हम इतने सारे लोग हैं, हम लोग कोई काम क्यों नहीं करते? राजा कब तक अकेले इस सारे घर की जिम्मेदारी उठाते रहेंगे? हमारे हाथ पैर भी सलामत है, हम भी बाहर जाकर कुछ काम कर सकते हैं और कमा कर ला सकते हैं, ताकि कम से कम 2 टाइम का खाना तो मिल सके। अरे बहू, जब हट्टे कट्टे राजा को काम नहीं मिल रहा, तो हम जैसी औरतों को कौन काम देगा? ऐसे बहुत सारे काम है मम्मी जी जो हम औरतें कर सकती है, लेकिन उसके लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं आज ही शाम को जाकर पड़ोस में बर्तन झाड़ू पोछे का काम ले लेती हूँ। कम से कम मैं ही कुछ पैसा कमा कर लाऊंगी, तो हम लोग ठीक से खाना तो खा पाएंगे ना। लेकिन बहू, लेकिन कुछ नहीं मम्मी जी, इस गरीबी से हमें निकलना ही पड़ेगा और उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब मैं और राजा दोनों मिलकर इस परिवार को संभालेंगे। इतना बोलकर कविता वहां से चली जाती है और सास टेंशन में आ जाती है। अगले दिन कविता बाहर काम की तलाश में जाती है। तभी एक बड़ी सी गाड़ी उसके पास आकर रुकती है और हॉर्न बजाती है। वो देखती है कि उस गाड़ी को उसका पति चला रहा है। अरे राजा, आपके पास ये गाड़ी कहाँ से आई? अरे तुम अंदर आओ तो सही, आओ अंदर बैठो, सब बताता हूँ। कविता को लगता है कि राजा को कहीं ड्राइवर का काम मिल गया है। वो खुशी खुशी गाड़ी में बैठ जाती है। अब बताइए, इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई? अरे सब बता दूंगा, थोड़ा सब्र तो करो। राजा एक बड़े से घर के सामने ले जाकर गाड़ी खड़ी कर देता है। उस घर को देखकर कविता हैरान रह जाती है। ये आप मुझे कहाँ ले आए? ये किसका घर है? तुम अंदर चलो, सब पता चल जाएगा। कविता और राजा जैसे ही घर के अंदर जाते हैं, देखते हैं कविता के सास ससुर और शानदार कपड़ों और गहनों से लदे हुए हैं उस बड़े से घर में खड़े हैं। कविता उस पूरे घर को देखकर हैरान है। इतना अच्छा और बड़ा घर उसने कभी नहीं देखा था। साथ ही अपने परिवार को ऐसे देखकर भी वो हैरान होती है। अरे मम्मी जी, किरण, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और इतने अच्छे कपड़े और गहने आपको किसने दिए? किसी ने नहीं दिए बहू, ये तो हमारे ही हैं, और आज से आपके भी हुए। जी हाँ मिसेस कविता मित्तल, आज से ये आलीशान घर पूरी तरह से आपका हुआ। कविता को कुछ समझ नहीं आता, ये क्या हो रहा है और उसके परिवार वाले क्या बोल रहे हैं। वो हैरानी से सबकी बातें सुन रही है। ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरा घर, ये घर मेरा कैसे हो सकता है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझा देती हूँ बेटा, असल में हमें हमारे घर के लिए कोई ऐसी बहू चाहिए थी जो हमारे पैसे को देखकर राजा से शादी न करे, बल्कि संस्कारी हो और हमारे घर को अच्छे से चला पाए। 1-2 बार पहले भी राजा के लिए ऐसे ही लड़कियां मैंने पसंद की थी, लेकिन वो सिर्फ राजा के पैसों पर मरती थी। लेकिन जब हमें तुम मिली तो हमने सोचा कि तुम हमारे घर के लिए परफेक्ट रहोगी, लेकिन फिर भी मन में डर था कि कहीं तुम भी पैसों के लालच में ना आ जाओ। इसीलिए हमने इतने दिन तक गरीबी का नाटक किया और गरीब बने, और देखो तुम इस परीक्षा में सफल हुई। तुमसे बेहतर इस घर को कोई नहीं संभाल सकता। कविता की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। 1 महीने से जो सब कुछ वो झेल रही थी, उसका फल उसे आज मिल चुका था और वो भगवान को शुक्रिया कर रही थी।
चलो अब आराम से बैठकर खाना खा लेता हूँ, बाकी काम बाद में कर लूंगा। ये है महेश। तभी महेश एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है तो वहाँ महेश के पिता कुलदीप वहाँ जाते हैं। अच्छा, तो काम करने के बजाय तू यहाँ बैठकर मजे से खाना खा रहा है। अरे नकारा कामचोर कहीं के, खाने और सोने के सिवा थोड़ा काम भी कर लिया कर। बाबा मैं सवेरे से काम कर रहा था, बस अभी खाना खाने बैठा हूँ। बस बस सब समझता हूँ मैं। पिछली बार की तरह अगर इस बार भी फसल खराब हुई ना तो तुझे और तेरी पत्नी दोनों को घर से निकाल दूंगा। बाबा पिछली बार कीड़ों का बड़ा सा झुंड हमारे खेत में आ गया था और उन्होंने हमारी फसलों के साथ साथ दूसरों की फसल भी बर्बाद कर दिए थे। हाँ हाँ, उस समय तू खेत में सो रहा होगा। अरे जीवन में पढ़ाई तो तूने की नहीं, कम से कम काम तो अच्छे से कर। अपने बड़े भाई को देख, पढ़ लिख कर उसने गांव के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में इतनी अच्छी नौकरी हासिल की, अपने बाबा का नाम पूरे गांव में रोशन किया, और एक तू है नकारा निकम्मा कहीं का। कुलदीप वहाँ से चला जाता है। पता नहीं बाबा मुझे क्यों गलत समझते हैं। शाम का समय महेश इसी गांव में अपने घर आता है जहां महेश के माता पिता कुलदीप, मीनाक्षी और बड़े भाई भाभी अभय, जानकी और पत्नी कविता वो सब थे। कविता, तूने खाने में नमक की जगह चीनी डालकर इतना सारा खाना बर्बाद कर दिया। जिसे नमक और चीनी में अंतर नहीं पता वो घर गृहस्थी क्या खाक संभालेगी। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ जी, वो गलती से नमक के डिब्बे में चीनी रखी हुई थी, इसलिए मुझे लगा कि उस डिब्बे में नमक ही है क्या। नमक के डिब्बे में मैंने ही चीनी डाली थी कविता, ताकि तेरे हाथों खाना खराब हो जाए और तू सबकी नजरों में बुरी हो जाए। महेश ने तो बचपन से ही हमारे नाक में दम करके रखा है, अब इसकी पत्नी भी हमें सताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। कुलदीप के परिवार वाले जामपुर गांव में रहते हैं। मीनाक्षी की बड़ी बहू जानकी बहुत ही अमीर परिवार से है, वो पढ़ी लिखी है, और छोटी बहू कविता जो कुछ दिन पहले ही शादी करके इस घर में आई है, वो बहुत ही गरीब परिवार से और अनपढ़ है। जानकी बहू, आज से रसोई के सारे काम तू ही संभाल, इस गंवार को तो कुछ आता ही नहीं। कविता बहू, तू आज से घर में साफ सफाई करना, कपड़े धोना, ये सब करना, समझी। कुलदीप के पास गांव में 4 एकड़ एक खेत है जिसमें महेश और कुलदीप दोनों खेती करते हैं और अभय अपनी नौकरी करता है। कुछ दिन बाद अचानक एक दिन कुलदीप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। भाई, हम बाबा को शहर के बड़े हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं ना, गाँव के डॉक्टर से ज्यादा शहर के डॉक्टर होशियार हैं। गांव का डॉक्टर बाबा का अच्छे से इलाज कर रहा है, तू मुझे मत सिखाइए, समझा ना। अपना मुंह बंद रख महेश, अपने बाबा के लिए अगर तू कुछ नहीं कर सकता तो उल्टी सीधी राय भी मत दे। मीनाक्षी हमेशा अभय और जानकी का ही मान करती है। 2 दिन बाद अभय और जानकी अपने कमरे में थे। अभय जी, ससुर जी की हालत तो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, उन्हें बहुत खतरनाक बीमारी हो चुकी है। हाँ जानता हूँ जानकी, और बाबा की बीमारी का इलाज शहर में ही है जहाँ लाखों रुपए खर्च आएगा। अब बाबा के इलाज के लिए हम अपने लाखों रुपए क्यों बर्बाद करें। घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि बाबा को ये बीमारी हो गई। अगले दिन सवेरे एक वकील कुलदीप के घर आता है। कुलदीप भाई, आप जो अपने पिता की जमीन का केस लड़ रहे थे ना, जो उस धनराज सेठ ने धोखे से हड़प ली थी, वो केस आप जीत गए और वो 100 एकड़ जमीन आपको मिल गई। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या, ये तो बहुत खुशी की बात है। बाबा, हम सालों से जमीन को पाने के लिए केस लड़ रहे थे। ये जमीन तो करोड़ों से ज्यादा की है। अब आप इस पेपर पर अपने अंगूठे के निशान लगा दीजिए ताकि उस जमीन के पेपर्स मैं आपके नाम बना सकूं। अगर ये जमीन ससुर जी के नाम हो गई तो इसमें 2 हिस्से हो जाएंगे। ससुर जी, अगर आगे चलकर आपको कुछ हो गया तो इस जमीन का क्या होगा? मेरी सुनिए तो आप ये जमीन अभय जी के नाम कर दीजिए। अभय जी पढ़े लिखे हैं, इस घर के बड़े बेटे हैं, ये जमीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाँ जी बहू ठीक कह रही है, आप ना ये जमीन ना अभय के नाम करवा दीजिए। हमें अभय पर पूरा भरोसा है, वो इस घर को भी अच्छे से लेकर चलेगा और अपने छोटे भाई को भी। तभी कुलदीप वो 100 एकड़ जमीन अभय के नाम कर देता है। रात का समय अभय जानकी कमरे में थे। वाह वाह जानकी, तुमने तो कमाल कर दिया, हमारे नाम 100 एकड़ जमीन हो गई। अब 100 एकड़ जमीन में से हम उस महेश और कविता को फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। कुछ दिन बाद अब सही से इलाज ना मिलने पर कुलदीप की मृत्यु हो जाती है। इस हादसे से मीनाक्षी को इतना गहरा सदमा लगता है कि उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। मीनाक्षी अपने कमरे में बेड पर जिंदा लाश की तरह पड़ी थी।
क्या हो गया माँ? अबे और बड़ी बहू कहाँ है? माँ जी वो कहीं बाहर गए हैं। थोड़े समय बाद अभय एक वकील के साथ घर आता है और एक पेपर पर अपनी माँ के अंगूठे के निशान ले लेता है। भाई ये किस चीज के पेपर्स हैं? ये इस घर के बंटवारे के पेपर है। हम चाहते हैं कि अब ससुर जी की इस संपत्ति के 2 हिस्से हो जाए और दोनों भाइयों को उनका उनका हिस्सा मिल जाए। ये क्या कह रही हो तुम बहू? हाँ भाभी, हमें बंटवारा नहीं करना है, पर मुझे तो करना है। मैं चाहता हूँ कि अब हम दोनों भाइयों को बराबर का हिस्सा मिल जाए। बाबा के पास एक खेत और ये घर है। अब बता महेश, तुझे खेत और घर में से क्या चाहिए? ससुर जी के पास तो 100 एकड़ जमीन भी तो है ना। जो 100 एकड़ जमीन है वो ससुर जी ने केवल अभय जी के नाम की है और उस पर केवल हमारा अधिकार है। उसमें से बंटवारा नहीं होगा। ये क्या बोल रही है तू बहू? उस 100 एकड़ जमीन पर महेश का भी उतना ही अधिकार है जितना कि अभय का है। 100 एकड़ जमीन अभय जी के नाम है। अगर ये कुलदीप जी के नाम होती तो उसमें से महेश को हिस्सा मिलता था, पर कानूनन इस जमीन पर केवल अभय जी का ही अधिकार है। अभय तू अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है बेटा? जल्दी बोल महेश, तुझे घर चाहिए या खेत? मैं और जानकी हमेशा के लिए शहर जा रहे हैं और अब वहीं रहेंगे। भाई यहाँ माँ की हालत इतनी खराब है। अब मुझे माँ से कोई मतलब नहीं। जल्दी बता क्या चाहिए तुझे? ये सुनकर मीनाक्षी रोने लगती है। अच्छा हुआ बेटा कि तेरे बाबा जिंदा नहीं है, वरना आज वो तेरी ये बात सुनकर चीते जी मर जाते। बाबा ने बड़ी मेहनत से पाई जमा करके खेत खरीदे थे। मैं उस खेत को ही लूंगा। ठीक है, अब माँ को उठा और यहाँ से जा। हम ये घर बेचकर शहर जा रहे हैं। तभी महेश कविता मीनाक्षी को लेकर अपने खेत में बने एक छोटे से झोपड़े में रहने आ जाते हैं, जहाँ मीनाक्षी चारपाई पर लेटी रो रही थी। जिस बेटे पर हमें इतना विश्वास था, आज उसी ने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। माँ, मैं और कविता है ना आपके पास। हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे माँ। अगले दिन महेश अपने पास के पैसों में राशन और घर में लगने वाली सारी चीजों को लेकर आता है। कुछ दिन बाद, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं बचा। अब फसल पेरने के लिए हम पैसे कहाँ से लाएं कविता? जी मैं बाबा से ले आती हूँ, वो हमारी सहायता जरूर करेंगे। तभी कविता अपने पिता से पैसे लाती है, जिसके बाद महेश अपने खेत में खेती करने लगता है। कुछ महीनों बाद अब परिवार का गुजारा करने में महेश पर कुछ कर्ज भी हो रखा था। एक दिन महेश की आधी से ज्यादा फसल अचानक खराब हो जाती है और उसे फसल के बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। जी ये क्या हो गया? जी ये तो बहुत कम पैसे हैं। अब हम इतने कम पैसों में कैसे कर्ज चुका पाएंगे? सोचा था फसल के पैसे मिलेंगे तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, पर हमारी तो आधे से ज्यादा फसल खराब हो गई। दुखी ना हो मेरे बच्चों, भगवान जी पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। अगले दिन महेश अपने खेत में खड़ा था। आखिर मेरी फसल अचानक खराब कैसे हो गई? कहीं खेत की जमीन से कीड़े तो नहीं पड़ गए? मुझे खोद कर देखना होगा। महेश खेत में खुदाई करने लगता है। इधर अभय और जानकी शहर में अपने बड़े आलीशान घर में मजे से अपना जीवन बिता रहे थे। जानकी, हम तो अरबपति बन गए। बेचारे देवर जी और कविता रास्ते पर कटोरा लेकर भीख मांग रहे होंगे वो। दोपहर का समय महेश खेत में खुदाई कर रहा था। तभी जमीन के अंदर उसे सोने जैसी कुछ चीज दिखाई देती है। ये क्या है? महेश और खुदाई करता है तो जमीन के अंदर एक सोने का मटका था। सोने का मटका? महेश जब उस मटके के अंदर देखता है तो अंदर कई सारे सोने के सिक्के थे। अरे अरे, ये सोने के सिक्के हैं। महेश वो सोना लेकर अपने घर आकर मीनाक्षी और कविता को दिखाता है। जी ये तो करोड़ों से भी ज्यादा का सोना है ना? क्या हमारे खेत में इतना सारा सोना निकला? माँ, हम तो अरबपति बन गए।
तीनों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। तभी महेश सोना बेचकर एक बड़ा सा घर खरीदता है और 4 बड़े खेत खरीदता है और अपनी माँ का इलाज करवाता है, जिसके बाद मीनाक्षी बिल्कुल ठीक हो जाती है। इधर अभय को जो 100 एकड़ जमीन मिली थी, उस जमीन पर उसके दादाजी ने करोड़ों का कर्ज लिया था, जिसे अब अभय को चुकाना पड़ता है, जिसमें अभय जान की पूरी तरह से बर्बाद होकर रास्ते पर आ जाते हैं। ये क्या हो गया जी, हम तो रास्ते पर आ गए जी। दादी जी ने उस जमीन पर इतना कर्ज लिया था कि हम तो पूरे बर्बाद हो गए। तभी दोनों अपने गांव में आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि महेश अब बहुत अमीर हो चुका है। वो दोनों महेश के पास जाकर उसे सारी बातें बताते हैं। महेश मेरे भाई, हमारी मदद कर। हम पूरे बर्बाद हो गए महेश। कोई जरूरत नहीं है महेश इन दोनों की सहायता करने की। इन गद्दारों की तो यही सजा है। निकल जाओ यहाँ से। माँ जी, हम आपके पैर पड़ते हैं, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए माँ जी। महेश, 4 दिन से हमने कुछ खाया भी नहीं भाई। ये सुनकर महेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दे महेश, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। माँ जी, इन्हें माफ कर देना चाहिए। इन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया है और ये जैसे भी हैं पर है तो हमारे अपने ही ना। उसके बाद मीनाक्षी महेश जान की अभय को माफ कर देते हैं। उसके बाद अभय महेश के साथ खेत में जाकर खेती करने लगा और दोनों खूब मेहनत करके खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपना आगे का जीवन बिताने लगे।